वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। आज फिर से हमारे साथ हैं सत्येंद्र साहब। सत्येंद्र साहब से पिछली बार भी हमारी मुलाकातें हुई थी, बातें हुई थी, और आज भी हम प्राकृतिक जीवन, स्वावलंबन और प्राकृतिक जीवन जीने के साथ साथ एक रोजगार का भी कैसे सिलसिला बन सकता है, उस पर ये काम कर भी रहे हैं सत्येंद्र साहब। उसी सिलसिले में आगे बात करते हैं। सत्येंद्र साहब, आपको फिर से स्वागत है जी। तो आप जो कर रहे हैं वो एक प्राकृतिक जीवन की तरफ लोगों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि लोगों को रोजगार का अवसर भी उसके साथ मिल रहा है, यही काम आप कर रहे हैं जी। तो इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए। उसमें संबंध इस तरह से है कि जब हम प्राकृतिक जीवन के बारे में, जैसा मैंने पिछली बार भी आपको भी बताया था कि प्राकृतिक जीवन में सिर्फ जंगल, पहाड़ और वहां तक घूम के आने की बजाय हम जहां पर रह रहे होते हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, उसमें हमारे क्या सहयोग हो सकता है और वो क्या बना सकते हैं, उनके बनाए हुए सामान को हम कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं, हम उनके काम आ सके, वो हमारे काम आ सके। प्राकृतिक जीवन का ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जी। और यही पारस्परिकता हमारे समाज की बीमारी को दूर करती है। जैसे हम शरीर की बीमारी को दूर करने के लिए हम जंगल, पहाड़ या शुद्ध हवा खोजते हैं, वैसे ही समाज की बीमारी को दूर करने के लिए आसपास के समाज से पारस्परिकता है, वो समाज की बीमारी को दूर करती है। तो ये समाज की इस बीमारी को दूर करने का जो तरीका है कि अगर आप अपना भोजन अपने आसपास लोगों के साथ मिलकर तैयार कराते हैं, तो आपको महीनों का पैक किया वो भोजन नहीं मिलेगा, ताजा भोजन मिलेगा। कंपनी से बना हुआ भोजन जो हमें नहीं मालूम कि कब का बना है, कहाँ से बना है और उसमें क्या मिला है, प्रोसेसिंग क्या है, उसको संभालने के लिए कितने तरह के उसमें रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारा गया है। पड़ोस का अगर कोई बना रहा होगा और अगर आपको अच्छा नहीं होगा तो आप उससे शिकायत कर सकते हैं, वो आपकी शिकायत सुन लेगा, प्रोसेस चेक कर सकते हैं, हाँ, उसका प्रोसेस चेक कर सकते हैं, आपकी शिकायत भी सुन लेगा और उसको ठीक करने की भी कोशिश करेगा। ये सारे काम आप कंपनी प्रोडक्ट में नहीं कर सकते। तो अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकते हैं, अपने आसपास के व्यक्ति के रोजगार की भी रक्षा कर सकते हैं। तो ये जो दोनों काम एक साथ जुड़ रहा है प्राकृतिक जीवन के साथ, तो इसको समझने की बात है कि प्राकृतिक जीवन में हम अपने पड़ोस के लोगों के साथ सहभागिता कैसे कर सकते हैं, इसको सोचे बिना अगर हम प्राकृतिक जीवन के बारे में सोचें तो अधूरा पर। तो ये प्राकृतिक अकेले नहीं हो सकता जी। बिल्कुल, ये बात तो हर व्यक्ति के दिमाग में रखनी ही चाहिए कि एक छोटे से छोटा काम भी हम अकेले नहीं कर सकते जी। मेरे शरीर पे कपड़ा है और मैं सोचता हूँ कि मेरा है, तो न तो मैंने इसको बुना है, ना मैंने इसको काटा है, और न तो मैंने इसकी कपास की खेती की है, और न मैंने सिलाई की है, और न मार्केटिंग की, कुछ भी नहीं किया। मेरे शरीर पे है, मैं सिर्फ पैसे देके खरीद के लाया हूँ, सोचता हूँ मेरा है, और पैसे भी जिस व्यवस्था से मैंने कमाया उस व्यवस्था का भी मेरा पूरा अधिकार नहीं है। वो व्यवस्था भी पहले से बनी हुई थी, मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा बन गया। तो ये बात तो समझनी ही चाहिए कि इस बात का अहंकार पाले कि मैं कर रहा हूं, तो सब कुछ समाज एक तरीके से जो बना हुआ है, मैं उसका एक हिस्सा हूं, और तब मैं इस बात को कर पा रहा हूं। तो वही प्राकृतिक जीवन का भी अपने आप अगर आप उसके बारे में सोचते तो ये समझ पैदा शुरू हो जाती है। तो ये प्राकृतिक जीवन, हमारा प्राकृतिक भोजन, स्वावलंबन, रोजगार, और वास्तव में गांधी विचार की जो स्वदेशी और स्वावलंबन की जो सोच है, वो इस बात को समझना बड़ा आसान कर देती है। पतली पतली 5-10 रुपए की किताबें हर जगह मिल जाती हैं, और इसमें कुछ लाइनें हैं जो इस चीज को सोचने का तरीका आसान कर देती है। शायद इसीलिए विश्व भी आज बार बार गांधी की तरफ देखता है। तो हम सब लोगों को इस हिसाब से सोच को बनाना होगा कि हम अपने पड़ोस के साथ कैसे। तो प्राकृतिक जीवन में सिर्फ खाना पीना ही नहीं, खाने के साथ पहनना भी, हाँ, और सोच, सबसे बड़ी बात तो सोच है। तो सोच ये है कि एक तो हम आपके बातों से समझ में ये आता है कि पड़ोसियों से संबंध भी अच्छे बनेंगे, और पड़ोसियों का हम जो हमारे ऊपर फर्ज है कि पड़ोसी हमारे ठीक रहें, उनका हालचाल ही मिलता रहेगा, आपस में पारस्परिकता रहेगी, मिलते जुलते रहेंगे। उनको अगर किसी को रोजगार की जरूरत है वो भी हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, या हमको रोजगार की जरूरत है तो उन सब के जरिए आपस में हम भी रोजगार पा पा रहे हैं और प्राकृतिक तौर पे पा रहे हैं। और सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर हम
इस तरह से नहीं ले रहे हैं, चीजों को पैक्ड ले रहे हैं। हम अगर ये सोच लें कि हमको पैक्ड आइटम्स, जो कंपनी पैक्ड आइटम्स है, उसे अवॉइड करना है खाने में कम से कम, तो इससे बच सकते हैं बहुत कुछ। फिर उसके बाद बचती है इससे जैविक खेती। वो क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पर पूरे इंडिया में चल रही है केमिकल खेती, तो उससे बचने के लिए तो एक बड़ा ड्राइव चाहिए। लेकिन आपका जो ड्राइव है बहुत सराहनीय है कि एक जो आपके मोहल्ले का या अपने शहर के लोगों को एक माला में ग्रो कर और सबका इस्तेमाल करते हुए और सबके जीवन को प्राकृतिक बनाना, जिससे कि वो स्वस्थ भी रहे। खाना खुद भी दवा है, स्वस्थ भी रहेंगे और लोगों को रोजगार भी मिलता है। समुदाय के लिए, समुदाय के द्वारा समुदाय के लिए, समुदाय के द्वारा वह उसी समुदाय का हिस्सा बन जाएंगे हम भी एक छोटे से। क्योंकि इस वक्त जो चल रहा है, इस वक्त जो हमको पिछले बहुत सालों से दिखाई पड़ रहा है देश में अपने, तो ये हो रहा है कि छोटे जो उद्योग है वो खत्म हो गया। बहुत छोटे तो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं, मिडिल क्लास भी खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की ड्राइव चलती है तो वो फिर से कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग वापस आ सकते हैं। तो इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि इसी छोटे उद्योगों के लिए सरकार ने चलाया स्टार्टअप योजना। जी, उधर मुझे लगता है कि शायद नियर अबाउट 17-18 साल के आसपास कुछ ऐसा हो रहा है किसानों के साथ, और साथ में जुड़ करके छोटे मोटे इस तरह से काम करते हुए। कभी एक बड़ा उद्योगपति जैसा बनने का वो नहीं रहा सपना। जी, लोग जुड़े, लोग अपने स्तर से अपना व्यापार और पाठ से जुड़ करके कर सके। मैंने इधर के कुछ वर्षों में कई चीजों को महसूस किया। उसमें जिस तरह से मूल्यों को के साथ, रेट के साथ खेल हो रहा है, खास करके इधर के 5-6 वर्षों में, वो बड़ा निराशाजनक रहा है। और उसमें जो पिछले कई वर्षों में जो स्वावलंबी तरीके से कुछ लोग खड़े हो रहे थे, उनके खड़े होने का रास्ता रुकता सा दिखाई देता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि गेहूं का दाम हो या सरसों का दाम हो या अरहर का, दालों का दाम हो, किसी भी चीज का हो, आप इधर 5-6 सालों में देखिए कि पूरे साल भर अचानक से कब उछल जाएगा, कब गिर जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। हम लोग यही इलाहाबाद में रहते हुए याद है कि 2010 के पहले तक तमाम दारागंज की मंडी है, घर की मंडी है, कहीं कि रिक्शा लेकर के चले गए और इकट्ठा 5-6 महीने के गेहूं खरीद लिए, दाल खरीद लिए, कुछ खरीद लिए, चना खरीद लिए, ले लिया करके। हम लोग को याद है कि सीजन में चीजें सस्ती रहती थी और धीरे धीरे ग्रेजुअली सीजन के आखिर तक चढ़ती थी और बहुत ज्यादा उछाल नहीं होता था। वो एक और उतनी ही उछाल को बचाने के लिए अक्सर सीजन में खरीद देते थे। तो मुझे आज, अब उस समय तो छात्र जीवन था, आज मैं इस व्यवसायिक नजरिए से भी अगर मैं इसको अपना रोजगार के रूप में बनाया हूं, तो मैं महसूस करता हूं कि वो जो एक ग्रेजुअली उछाल था, वो व्यापार को भरोसा देता है कि हमने अगर कोई चीज आज 15 रुपए में खरीदी है और वो कल को धीरे धीरे 19 या 20 तक जाएगी, तो मुझे कितने समय में और किस तरह से इसकी मार्केटिंग करनी है और मुझे इतना मुनाफा देगी। जिसको ग्राहक के तौर पर है उसके पास भी एक समझ है कि कब वो सस्ती होगी, कब महंगी होगी, और एक व्यापारी के रूप में भी जो उस पर अपना रोजगार खड़ा करना चाहता है, उसके पास भी एक समझ है कि इस सीजन में इस चीज को लेकर के हम सीजन के आखिर तक इससे हम इतने रुपए कमा सकते हैं और अपने परिवार को चला सकते हैं। अगर मैंने सीजन में 20 रुपए किलो गेहूं खरीदा और ठीक 1 महीने बाद वो 19 तक चला जाए, तो मेरे भीतर तो बेचैनी नहीं आ जाएगी कि अरे 20 में खरीदा तो 19 से आ रहा है, जल्दी से मैं इसको निकाल लूं। और जैसे ही मैं निकालता हूँ पता चलता है कि वो बढ़ गया। 3 महीने बाद ही, 2 महीने बाद ही वो गेहूं 23 और 24 बिकने लगा और उस तरह से ढेर सारे छोटे छोटे व्यापारियों ने निकाल दिया। तो ये जो 5-6 सालों से खेल चल रहा है कि इसमें कई वो लगातार ये जो साल में 10 बार अप एंड डाउन, और अप एंड डाउन भी 50 पैसे 1 रुपए का नहीं हो रहा है। हमारे क्लाइंट बहुत सारे 5 रुपए, 10 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए तक का ये पूरा स्टॉक खत्म हो जाता है उनका। तो एक घबराहट होती है कि अरे गिर रहा है, निकालो बाजार से। और तब तक हम निकाल दिए, तब तक दाम बढ़ गया।
सरसों का, जैसे एग्जाम्पल सरसों के तेल का लीजिए, बाजार में इस वक्त सरसों नियर अबाउट 5500 से 6000 के बीच में चल रही है। अगर हम शुद्धता से इस पे काम करते हैं तो उसका जो प्रोडक्शन कास्ट है सरसों के तेल का 170 रुपए के आसपास आएगा। 30% से 31%, कुछ बड़ी मशीनों वाले लोग हो सकते हैं जो 32-33% निकाल लेते हैं, लेकिन आमतौर पर जो ये एक्सपेलर लगा करके चलने वाले लोग हैं वो 30 से 31% तेल निकाल सकते हैं। तो 170 रुपए के आसपास उसका प्रोडक्शन कास्ट आएगा। फिर उसके बाद उसने अपने यहाँ किसी लड़के को रखा है, अपना घर परिवार चलाना है, और 25-30 रुपए की मार्जिन रखनी पड़ेगी। तो घर परिवार चलाने के लिए 190-200 रुपए तक बेचना पड़ेगा, बदला फॉर्चून 130 में तेल बेच रहा है। तो अब उसके सामने ये कहाँ जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो फिर या तो उसको बराबरी करने की कोशिश में कहीं ना कहीं मिलावट करके 150-160 के आसपास करेंगे। 150-60 आज जो सरसों का तेल निकाल रहा हूँ, सरसों का दाम है, उसमें 150-60 रुपए में भी बेचना शुद्धता से नहीं बेचा जा सकता इस वक्त। तो ये जो एक खेल बड़ी कंपनियों के द्वारा जो चल रहा है, जिसमें लगातार छोटे काम रहे हैं, और ये मेरे कहने की बात नहीं है, जी। आप या कोई भी महसूस कर सकता है कि आसपास के आटे की चक्कियां बंद हो रही हैं, एक्सपेलर्स बंद होते चले जा रहे हैं, बंद हो रहे हैं, दिखाई पड़। जो भी बाजार में छोटे लोगों की भागीदारी थी, मतलब एक भागीदारी का हिस्सा की जनरल स्टोर है, उस जनरल स्टोरों पर वो कस्बे का हो या शहर का हो या गांव का हो, उसमें बेसन का जो जी आटा का है, दालों का है, चावल का है, तेल का है, जो हिस्सेदारी लोकल प्रोडक्ट्स की, वो हिस्सेदारी लगातार कुछ ऐसे फैसले लिए गए, वो हिस्सेदारी एकदम खत्म होती जाए। मतलब जो डिसेंट्रलाइज, मतलब बिखरी हुई ताकत एक व्यवस्था थी जिसमें हम एक स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का फैसला ले सकते थे। नौकरी नहीं मिली या किसी कंपनी में जॉब नहीं मिला। अनाज का क्षेत्र कितना बड़ा क्षेत्र था कि कोई व्यक्ति को कहीं कुछ नहीं मिलता था, तो उस क्षेत्र में घुस करके कोई ना कोई व्यापार खेती से संबंधित हो सकता है, खेत के सामान मंडी तक पहुंचाने से संबंधित हो सकता है, और कुछ बने हुए प्रोडक्ट्स को दुकानों पर पहुंचाने का हो सकता है। बहुत सारे ढेर सारे रास्ते हैं, सैकड़ों रास्ते हैं, इसमें बहुत सारे रास्ते बंद हो। चलिए इस बारे में आप ये तो अगली डिस्कशन हो जाएगा, अगली बार इन सब चीजों के बारे में आपसे बात करेंगे। आज हम लोगों ने सत्येंद्र साहब से बात की कि एक तो कैसे जैविक पदार्थ और भोजन हम लोगों को मिल सकता है, कैसे प्राकृतिक जीवन हम लोग जी सकते हैं, इस पर बात हुई है। नेक्स्ट जब हम लोगों के साथ बैठक होगी सत्येंद्र साहब की, तो हम लोग जो ड्राइव चल रही है और किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह वेल्थ डिसेंट्रलाइज करने पे हमारा योगदान हो सकता है, इन सबों पर हम बात करेंगे। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद, समय देते रहिएगा। धन्यवाद।